कई बार आपने देखा होगा कि फिल्मों में कई बार एक हीरो किसी हीरोइन को पटाने के लिए, उसको प्रेम जाल में फंसाने के लिए अपने ही दोस्तों को विलेन बनाकर प्लानिंग के तहत लड़की को अगवा करा देता है, पकड़वा देता है और फिर हीरो के स्टाइल में हीरो पंथी करते हुए आता है, गुंडों को धो देता है, भगा देता है और लड़की के सामने हीरो साबित होने की कोशिश करता है, लड़की को प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन एक ऐसी ही घटना बिल्कुल सच में रियल में घटित हुई। 10 फरवरी 2016 को गाजियाबाद में, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसी घटना घटी जिसमें एक पहले से 30 मुकदमे में वांछित, पुलिस कस्टडी से फरार हुआ वांछित एक खूबसूरत लड़की को फंसाने के लिए, उसके प्रेम जाल में इस कदर, उसको प्रेम जाल में फंसाने के लिए इस कदर बेचैन था, व्याकुल था कि उसने अपने जो नजदीकी दोस्त हैं, जो करीबी लोग हैं, उनको इस काम के लिए चुना और लड़की को बाकायदा किडनैप करके एक दूर जगह ले गए, सुनसान जगह ले गए, वहां एक कमरे में बंद किया। उसके बाद खुद को हीरो साबित करने के लिए उन सारे साथियों से लड़ाई की, उनको डांटा फटकारा और लड़की को चुपचाप वहां से निकालकर एक ट्रेन में बिठाकर सीधे घर की ओर रवाना कर दिया। दरअसल ये पूरी घटना जो घटती है ये गाजियाबाद की है। गाजियाबाद की रहने वाली लड़की होती है दीप्ति सरना। वो 10 फरवरी 2016 को वैशाली मेट्रो पर उतरती है। चूंकि दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब पर थी, लड़की निहायत ही खूबसूरत थी, लंबाई अच्छी खासी थी, अच्छी सेहत थी, खूबसूरत थी। ये वैशाली मेट्रो पर उतरती है और ऑटो का इंतजार करती है। तभी वहां एक ऑटो आता है और ऑटो उसको लेकर के जब यूं आगे बढ़ता है तो कुछ दूरी पर जाकर जब वो मोहन नगर की तरफ ऑटो पहुंचता है तो उसका एक पहिया पंक्चर हो जाता है। जो ड्राइवर है वो पहिया पंक्चर करने को ठीक करने का अपना प्रयास करता है। तभी वहां एक और ऑटो पहुंचता है, उस पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की सवार होते हैं। वो इस लड़की को अकेला देखकर कहते हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैडम प्लीज, ये ऑटो खराब है, आप हमारे ऑटो पर बैठ जाइए, आपको हम घर तक ड्रॉप कर देंगे। लड़की चूंकि परेशान थी, काफी दुखी लग रही थी, घर जाने की जल्दी थी, लिहाजा फौरन उस ऑटो में बैठ गई। उसके बाद ये ऑटो वहां से चल पड़ता है। चलने के बाद ये चलते 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 हिंडन नदी की ओर पहुंचता है और एक ऐसा रास्ता क्या करता है, एक ऐसा रास्ता चुनता है जो वो लड़की जानती थी कि यह रास्ता उसके घर की ओर नहीं जाता है। जब वो भाबती है कि ये रास्ता कहीं और जा रहा है, ये ऑटो ड्राइवर रॉन्ग चल रहा है, तो ऑटो ड्राइवर को टोकती है और कहती है, भैया आप रोकिए, मुझे यहीं उतरना है, प्लीज मुझे यहीं उतार दीजिए। तभी तत्काल जो पास में बैठा है लड़की और लड़का होते हैं, उनमें से जो लड़का होता है वो अपने जेब से निकालकर एक तमंचा, देसी कट्टा निकालकर लड़की को लगा देता है और कहता है, यदि चिल्लाने की कोशिश की और भागने की कोशिश की तो तुमको यहीं जान से मार दूंगा, चुपचाप मेरे साथ बैठी रहो। अब लड़की समझ चुकी थी, उसको अंदाजा हो गया था कि मैं कितने खतरे में हूं, मेरा किडनैप हो चुका है, ये गुंडे मेरे साथ में हैं। उसके बाद वो लड़की जो साथ बैठी होती है वो किसी तरह से उतर जाती है, वो वहां से निकल जाती है और ये तीनों लोग ऑटो लेकर के एक और जगह पहुंचते हैं। वहां पर एक पहले से सीएनजी की गाड़ी तैयार होती है, वो सीएनजी की गाड़ी में इसको डालते हैं, बिठाते हैं। चूंकि शाम हो रही थी, उसमें बैठा के इसके हाथ पर बांध देते हैं, इसको एक अनजान जगह ले जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन रास्ते में उस सीएनजी की इत्तेफाक से उस गाड़ी की सीएनजी खराब हो जाती है। फिर ये काफी वक्त तक गाड़ी में बैठे रहते हैं। फिर एक और गाड़ी का इंतजाम फोन द्वारा किया जाता है, फौरन एक i10 कार पहुंचती है, उसमें इस लड़की को शिफ्ट करते हैं, खुद सब बैठते हैं। उसके बाद रात के वक्त उसको अनजान जगह लेकर निकल पड़ते हैं। काफी चलने के बाद जब लड़की देखती है कि ये तो सिर्फ खेत है, खेत में उसको चलाया गाड़ी चल रही है, जब एक जगह रेत में i10 गाड़ी फंस जाती है तो तीनों चारों वहां से उतरते हैं। उतरकर ये चूंकि जब तक ये 5 लोग हो चुके थे, शुरुआत में 3 थे, फिर ये 5 हो गए, 2 रास्ते में और मिले, पांचों लोग उस सीएनजी वाली जो गाड़ी i10 होती है उससे उतर जाते हैं, उसको वहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद चूंकि रात काफी हो चुकी थी, रात का काफी अंधेरा हो गया था, ये पैदल पैदल सफर तय करते हैं और काफी रात तक चलते रहते हैं। उसके बाद ये सुबह के लगभग 2-3 बजे के आसपास, रात के आखिरी पहर में एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। वहां पर एक कमरा बना हुआ था जो पहले से इन लोगों द्वारा देखा हुआ था। वहां ले जाकर लड़की को बंद कर देते हैं, उसके
सुबह के वक्त उसके हाथ पैर खोल देते हैं, आंखों की पट्टी लगी रहती है, लेकिन उसको चाय पीने के लिए देते हैं। लड़की चाय पीती है, उसके बाद ये आपस में कानाफूसी करते हैं, फुसफुसाते हैं, पैसों की डिमांड की बात करते हैं, किडनैपिंग करके धनराशि फिरौती के लिए की बात करते हैं, कितनी रकम मांगी जाए, ये सब बातें करते हैं। जानबूझकर ये खेल चल रहा था। कोई कहता है लड़की को मार दिया जाए, कोई बलात्कार की बात कहता है। तभी उनमें से एक लड़का उन सबसे बोलता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमको तो ये सब अगवा करने वक्त हम लोगों ने प्लानिंग में शामिल ही नहीं था कि बलात्कार करेंगे या मारेंगे, ये करेंगे। सिर्फ फिरौती की बात करिए, बाकी बात करना फिजूल है, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा। और इसी जद्दोजहद में उनकी इस एक लड़के की उन चारों से आपस में लड़ाई हो जाती है। ये लड़ाई शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये थोड़ा मौका पाकर जो लड़का होता है ये लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, फिक्र न कर रहे हैं, जैसा मैं कहूं वैसा करती रहें, चुपचाप यहां बैठें और मौका लगते ही मैं तुमको यहां से निकाल दूंगा। ये सब खतरनाक लोग हैं, ये चारों लोग खूंखार गुंडे हैं, ये हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं, कई जिलों की पुलिस इनकी तलाश कर रही है, लिहाजा तुम चुपचाप रहना, कुछ बोलना मत। ये सुन के लड़की बिल्कुल घबरा जाती है, पागल सी हो जाती है, बदहवासी हो जाती है, लेकिन किसी तरह वहां से निकलने की जद्दोजहद में थी। सोच रही थी कि कोई फरिश्ता बनकर आ जाए, मेरी मदद कर दे, किसी तरह पुलिस को या मेरे घर वालों को मालूम पड़ जाए, जिससे मैं यहां से निकलने में कामयाब हो सकूं। लेकिन यहां सिर्फ सहारा वही लड़का था जो उसका पक्ष ले रहा था। और कुछ देर के बाद मौका मिलने पर उस लड़के ने धीरे से लड़की को वहां से निकाला और सीधे रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंचता है, नजदीकी स्टेशन पहुंचता है। वहां पर दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में लड़की को बिठा देता है और लड़की जब ट्रेन में बैठती है तो बदहवासी हालत में थी। फौरन अपने फोन से पिताजी को फोन करती है और कहती है, पिताजी मैं यहां हूं, मुझे ले जाइए, मैं इस ट्रेन में हूं और आप जहां भी हो फौरन फला स्टेशन पर पहुंचिए, दिल्ली में आ रही हूं। लेकिन जब तक इस तरफ पूरे प्रदेश में हल्ला हो चुका था, लड़की के गायब होने की जो खबर है सब जगह फैल चुकी थी, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में लड़की के फोटो चल रहे थे, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में लड़की छाई हुई थी, ट्रेंड चल रहा था लड़की को बचाने के लिए। लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी इस घटना की गंभीरता को देखते हुए लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यूपी के पूर्व सीएम, उस वक्त के तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव को भी संज्ञान लेना पड़ा था। उन्होंने तत्काल गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र यादव को जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए। लगातार मीडिया इस घटना को कवर कर रहा था, इसको हाई कवरेज मिल रही थी, पुलिस की लगातार टीम में जांच कर रही थी। पुलिस अब तक किसी अपराधी को, अपहरणकर्ता को, किडनैपर को पकड़ नहीं पाई थी, कोई सुराग नहीं लगा पाई थी। पुलिस लगातार जद्दोजहद कर रही थी, दो चार लोगों से, गुंडों से पूछताछ कर रही थी। लेकिन इसी बीच अपने आप लड़की पिता को फोन करती है, पिता फौरन दिल्ली उसको लेने पहुंचते हैं। वो घर पहुंचती है, घर पे तमाम लोगों का तांता लगा हुआ था, हुजूम लगा हुआ था, घर में तमाम लोग मौजूद थे, तमाम रिश्तेदार पड़ोसी वहां मौजूद थे, पुलिस फोर्स थी, पुलिस की कई टीमें थी। लड़की के पहुंचने की खबर जब घर पहुंचती है, लड़की घर पहुंचती है तो लोगों का हुजूम लग जाता है, पूरा घर का पूरा मोहल्ला, गलियां लोगों से भर जाती हैं। फिर वहां जो पुलिस पहुंचती है, जब पुलिस कहती है, पूरी घटना के बारे में जानकारी लेती है, लड़की जो थोड़ा सहज होती है तो उससे प्यार से घटना के बारे में पूछती है, तो लड़की सिर्फ हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट, निवेदन करती है कि कृपया इस घटना की जांच ना करें, मैं इस घटना की जांच नहीं चाहती, फौरन मुझे अकेला छोड़ दे, मैं घटना के बारे में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं चाहती, कोई जांच नहीं चाहती, मैं सही सलामत अपने घर आ गई हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दे। लेकिन पुलिस, जो कि पूरे यूपी में ये घटना सनसनी बन चुकी थी, मुख्यमंत्री उस वक्त तत्कालीन अखिलेश यादव भी संज्ञान ले चुके थे, लिहाजा पुलिस ने इस घटना के पीछे जाने के लिए अपना प्लान बनाया और खुद इस घटना की जांच स्वतः ही अपने मन से इस घटना का खुलासा करने की योजना बनाई, सोचा। उसके बाद सीधे वैशाली मेट्रो पहुंचते हैं, वहां सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती हैं, कैमरे देखे जाते हैं। वहां एक यही लड़की जिसका नाम होता है दीप्ति सरना एक ऑटो में बैठी दिखाई देती है। फौरन पुलिस उस ऑटो का फोटो लेकर के जितने वहां ऑटो वाले हैं सबसे पूछताछ करती है, पूछताछ करती रहती है, तो सारे ऑटो वाले मिल जाते हैं। लेकिन वही ऑटो और उस ऑटो के जो ड्राइवर होता है, जो चला रहे थे, देवेंद्र प्रदीप फौजी, वो दोनों गायब मिलते हैं। देवेंद्र प्रदीप फौजी दोनों गायब होते हैं, लिहाजा पुलिस उनकी सरगर्मी से पकड़ने की तलाश शुरू कर देती है और किसी तरह उनको एक लड़का जो
देवेंद्र होता है उसका फोटो मिल जाता है। फोटो लेकर के सीधे पुलिस दीप्ति सरना के परिवार तक पहुंचती है। दीप्ति सरना को जब फोटो दिखाती है तो दीप्ति सरना देखते ही एकदम खिल जाती है। वो कहती है दरअसल यही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई, मुझे ट्रेन में बिठाया, अपहरणकर्ताओं से छुटाकर उनके चंगुल से निकालकर मुझे दिल्ली वाले ट्रेन में बिठाकर मुझे घर तक पहुंचाया, यही वो लड़का है। फिर पुलिस धीरे धीरे और जांच शुरू करती है, वहां से चली जाती है, अपनी मुखबिर लगाती है, तमाम सोर्सेज लगाती है। तब किसी तरह ये जो प्रदीप और प्रदीप फौजी देवेंद्र होते हैं, इनको गिरफ्तार करती है। उसके बाद इनसे पूरी घटनाक्रम के बारे में जाना जाता है। फिर देवेंद्र जो एक शातिर अपराधी था, लगभग 30 के आसपास के मुकदमे इस पर एनसीआर के क्षेत्र में चल रहे थे, ये वांछित था। दरअसल ये पूरी घटना को पुलिस को बताता है। ये बताता है कि एक दिन पुलिस इसको लेकर के पेशी के लिए जा रही थी, ये पुलिस की पेशी पर जा रहा था, तभी मौका मिलते ही ये पेशी से भाग जाता है। ये घटना थी 14 जून 2014 को पुलिस उसको अपनी कस्टडी में पेशी के लिए ले जा रही थी, लेकिन कहीं पुलिस की थोड़ी लापरवाही से इसको मौका मिल गया कि फौरन उनकी आंखों में धूल झोंककर चकमा देकर वहां से फरार हो गया और सीधे दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में थोड़ा अपना हुलिया चेंज करता है, थोड़ा भेड़ बदलता है, दिल्ली रहने लगता है, काम करता है, पुलिस से बच के रहता है। वहीं एक दिन इसने बस स्टैंड पर, टैक्सी स्टैंड पर दीप्ति सरना को उसको एक लड़के के साथ खड़ा हुए देखा, बातें करते हुए देखा। दरअसल वो लड़का दीप्ति सरना का बॉयफ्रेंड था, उससे वो प्यार करती थी, इसकी खबर उसके परिजनों को भी थी। लेकिन ये जो देवेंद्र है मनी मन दीप्ति सरना को पाने की तमन्ना कर लेता है, उससे एक तरफा प्यार करने लगता है, उसको चाहत में डूब जाता है, किसी न किसी तरीके से उसको हासिल करने का प्लान बनाता है। और लगभग 1.5 साल तक ये लगभग 150 बार उस लड़की का पीछा करता है। वो क्या खाती है, क्या पहनती है, किसके साथ जाती है, कहां बैठती है, किससे बातें करती है, ऑफिस किस समय जाती है, घर किस समय जाती है, उसका रूट क्या रहता है, और घर में से कौन कौन मेंबर हैं, कितने लोग घर में रहते हैं, घर कहां पर है, घर की लोकेशन क्या है, कितना घर से मजबूत है, कितनी इसकी क्वालिफिकेशन है, सारी जानकारियां बारीकी से वो ले रहा था, हासिल कर रहा था, खुद से या दूसरे माध्यम से। और कई बार इसीलिए उसने 2 ऑटो खरीदे। पहले एक ऑटो खरीदा, उसको चलाने की कोशिश की, किसी तरह दीप्ति सरना मेरे ऑटो में बैठ जाए, इसको लेकर चला जाऊं, इससे बात करने का मौका मिले। लेकिन दीप्ति सरना बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की थी, वो कभी भी ऐसे अनजान ऑटो में नहीं बैठती थी जो अकेला हो, जिसमें कोई सवारी पहले से ना हो, लिहाजा वो कभी नहीं बैठी, उसको मौका नहीं मिला, अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने एक चाल योजना बनाई, उसने अपने जो साथ ऑटो चला रहे थे उनको तैयार किया, 2 लोग अपने गांव के तैयार किए, 2 लोग साथ के ऑटो चालक तैयार किए, उनसे अपने प्यार का पूरा राज छुपाया। उनको बताया कि ये लड़की घर से बहुत अमीर है, इसके घर वाले बहुत डरपोक टाइप के हैं, कम दिल के, छोटे दिल के हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इनके पास पैसा बहुत है, और इनके पास यदि लड़की को हम किडनैप कर लेंगे, इसको ले जाएंगे, तो एक रात किडनैप करने के बाद ही हमें 3-4 करोड़ रुपया मिल सकता है, जिससे हमारी तमाम जिंदगी आराम से गुजरेगी। चूंकि लालच बुरी बला होती है, और ऑटो वालों ने सोचा अभी हम ऑटो दिन भर खींच रहे हैं, ऑटो पुलिंग करते हैं, ऑटो खींचते हैं, ऑटो चलाते हैं, धूप लगती है, गर्मी लगती है, उसके बाद जब इसको एक रात की बात है, फिर किडनैप करके इसको जो फिरौती की रकम मिलेगी, आराम से लाखों की गाड़ियों में घूमेंगे, अच्छा सा बंगला होगा, बिल्डिंग होगी, अपना क्रेज होगा, अपना भौकाल होगा, ये सब तमाम ख्वाब सोचकर वो लालच में आ गए। तभी कहते हैं लालच बुरी बला है, लालच इंसान को बहुत गिराती है, बर्बाद करती है, फंसाती है, अपराध करा देती है। लिहाजा यहां भी ऐसा ही हुआ, वो चारों इसके साथ आ गए इसकी योजना में साथ देने के लिए। तय योजना के मुताबिक दीप्ति सरना 10 फरवरी 2016 को वैशाली में ऑटो पर उतरती हैं, उसके बाद ऑटो के इंतजार करती हैं, वहां एक ऑटो पर बैठ जाती हैं, और जब ऑटो आगे चलता है तो रेड लाइट होती है, वहां पर ऑटो जो ड्राइवर है वो किसी बहाने से नीचे टायर की हवा चेक करने के बहाने नीचे उतरता है, किसी बहाने से बाल बॉडी को लीक कर देता है, धीरे धीरे हवा निकलना स्टार्ट हो जाती है, और मोहन नगर तक पहुंचते पहुंचते ऑटो पूरी तरीके से उसका पहिया जो है हवा से खाली हो जाता है, पंक्चर सा हो जाता है। उसके बाद तय योजना के मुताबिक पीछे से देवेंद्र पहुंचता है और अपने ऑटो में लिफ्ट लेके उसको ले जाता है। ये तमाम जो मैंने आपको शुरुआत में बताया पूरी घटना घटती है, और हीरो बनने की कोशिश करता है किसी तरह। और जब इसने दीप्ति सरना को किडनैप करके कैद किया हुआ था, तो इसने कहा था कि आपको दरअसल किडनैप कराने की जिम्मेदारी है, जो बीड़ा है
वो एक लड़का है जो आपसे बात कर रहा था, आपका बॉयफ्रेंड है, उसने ही आपको किडनैप कराया है। वो आपके घर वालों से पैसे गिरना चाहता है, पैसे के लिए आपसे प्रेम कर रहा होता है। इसमें भी एक राज छिपा हुआ था। दरअसल वो चाह रहा था किसी तरह दीप्ति शर्मा उस अपने बॉयफ्रेंड से नफरत करे, उसको छोड़ दे, उसको दूर कर दे, और मैं इसके करीब आ जाऊं, हीरो बनकर एंट्री कर दूं, इसको पालूं, उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लूं, उससे शादी कर लूं। उसके बाद नेपाल जाने के बाद वहां बसने का पूरा प्लान था। लेकिन पुलिस की जो है चुस्ती फुर्ती, कार्यशैली और कुशलता से ये पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। जब इससे पूछा गया तो उसने कहा, मुझ पर 30 मुकदमे पहले से हैं, मोहब्बत में एक मुकदमा और भी लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार पुलिस ने इन पांचों को, पहले तो देवेंद्र प्रदीप फौजी, उसके बाद दो और होते हैं, एक मोहित होता है साथ देने वाला, दूसरे ऑटो ड्राइवर होते हैं बदायूं के ककराला के रहने वाले माजिद और फईम, इनको भी गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देती है और इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा कर देती है। दरअसल लड़की जिसको अपना हीरो समझ रही थी, मेरी जान बचाई, दरअसल वो नहीं जानती थी कि सबसे बड़ा अपराधी गुनाहगार यही है। पूरी उसकी किडनैपिंग की साजिश इसने रची है, पूरा खेल इसी का रचा हुआ है। और जब वो पूरी घटना सुनती है तो खुद हैरान रह जाती है। और दोस्तों, ऐसी घटना सुनाने का मतलब हमारा सिर्फ मकसद ये होता है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, जिससे आपका परिवार भी सुखदायी रहे, खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे, आपका परिवेश, आपका पड़ोस, आपका समाज, परिवार सब सुरक्षित रहे। ऐसी घटनाओं से संज्ञान लें और बड़ी होशियारी सावधानी से बरतें, क्योंकि आने वाला जो कल है ना हमें मालूम है ना आपको मालूम है कल किसके साथ क्या होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत।